आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 क्रिया। तो क्रिया शब्द कैसे होते हैं? जिनसे किसी कार्य, वे शब्द जिनसे किसी कार्य की करने या होने का बोध होता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो आइए कुछ क्रिया शब्दों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। क्रिया शब्द वे शब्द हैं जो काम के होने का बोध कराते हैं। जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? खेलना। क्या काम कर रहे हैं बच्चे? खेलने का काम कर रहे हैं, तो क्रिया क्या हो गई आपकी? खेलने की। अंश लिख रहा है, तो क्या काम कर रहा है? लिखने का काम, तो क्रिया क्या है आपकी? लिखना। मोर नाच रहा है, तो नाचना क्या है? मोर की क्रिया, कि वो क्या क्रिया कर रहा है, क्या काम कर रहा है? नाचने का, तो नाचना क्रिया हो गई। वह घर जा रही है, तो जाना क्या है उसकी? क्रिया। क्या काम कर रही है वो? जाने का। बंदर केला खा रहा है, तो बंदर क्या क्रिया कर रहा है? खाने की, खाना क्रिया कर रहा है। बच्चा रो रहा है, और बच्चा क्या क्रिया कर रहा है? बच्चा रोने की क्रिया कर रहा है। तो जो कोई काम, किसी भी काम को कर रहा है, रोना, हंसना, पीना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब आपकी क्रिया के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द खेल रहे हैं, जा रही है, लिख रहा है, खा रहा है, नाच रहा है, रो रहा है, शब्दों से कार्य की करने या होने का पता चल रहा है, अतः ये क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से किसी कार्य की करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है वो धातु कहलाता है। जैसे चल, गा, रो, सीन, हंस, जा, आ, सो आदि, तो ये सब क्या है? धातु है। मूल धातु में ना जोड़कर बनाए गए क्रिया रूप को सामान्य धातु रूप कहते हैं। जैसे कि पढ़ प्लस ना, तो पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना। ठीक है, तो मूल धातु में ना शब्द जोड़कर जो क्रिया रूप बनते हैं उन्हें सामान्य धातु रूप कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं। सबसे पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो पहले के बारे में पढ़ेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। तो सकर्म क्रिया, जिस क्रिया का कोई ना कोई प्रकट या अप्रकट कर्म हो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया में कर्म निहित हो वो आपका सकर्म क्रिया कहलाएगा। रीता सेब खा रही है, तो कर्म क्या है इसका? सेब खाना। तो सेब यहाँ पर क्या हो गया? कर्म। किसको खा रही है वो? सेब को। तो सेब इसके लिए क्या हो गया? कर्म हो गया। ऐसे ही पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, तो कर्म क्या हो गया उनका? टीवी देखना। तो टीवी क्या है? कर्म। उपयुक्त वाक्यों में खा रही है क्रिया का कर्म सेब तथा देख रहे हैं क्रिया का कर्म टीवी है। तो क्रिया का करने वाला करता ही होता है, परंतु इसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो कार्य का फल हमेशा किस पर पड़ेगा? कर्म पर। ठीक है, इसके बाद सकर्म क्रिया के भेद। सकर्म क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। एक कर्म क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो एक कर्म रखती हैं, एक कर्म क्रियाएं कहलाती है। यानी वो क्रियाएं जो केवल एक कर्म करती हैं वो एक कर्म कहलाएंगी। जैसे कि आदित्य साइकिल चला रहा है, तो क्या कर रहा है? एक कर्म कर रहा है। परी ने नृत्य किया, तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? केवल एक कर्म कर रहे हैं, इसीलिए एक कर्म क्रिया। इसके बाद आपका दूसरा है द्विकर्म क्रिया। ऐसी सकर्म क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं द्विकर्म क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि संध्या ने पिताजी को पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दो कर्म। भाई पत्र भी लिखा और पिताजी को लिखा, तो संध्या ने पिताजी को पत्र लिखा, राघव ने रोहित को पुस्तक दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दो कर्म नहीं है। इसके बाद दूसरा है आपका अकर्म क्रिया, यानी जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वे अकर्म क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि गाड़ी आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है नहीं पता, लेकिन गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी कर्ता हो गई और आपका आना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ऐसे ही लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के कर्ता, और पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कर्म निहित नहीं है, तो जहां पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहां पर अकर्म क्रियाएं कहेंगे। उसके बाद दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणात्मक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। तो सामान्य क्रिया कौन सी होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि अमित आता है, पीहू आम लाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सामान्य क्रिया, सामान्य काम हो रहा है। इसके बाद संयुक्त क्रिया,
जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो यानी एक से ज्यादा काम हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने काम कर लिया है, काम करना, कितने काम कर लिए, एक काम नहीं है, दो काम नहीं, उसने काम कर लिया है यानी बहुत सारे काम है, तो क्रियाएं क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गई। केशव ने गमला तोड़ दिया, ठीक है, गमला तोड़ दिया, गमला तोड़ना क्या है, एक क्रिया नहीं है, बहुत सारी क्रिया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लड़का दीवार रंगने लगा, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से ये बनती है, इसीलिए ये नाम धातु क्रिया कहला रही है, ठीक है। इसके बाद नाम धातु क्रियाएं बनाना। संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनेगी, ठीक है। तो संज्ञा शब्द आपका ठग, तो अब इससे नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी, ठगना। ऐसे ही लात संज्ञा शब्द है, लतियाना नाम धातु क्रिया। शर्म संज्ञा शब्द है, शर्माना नाम धातु क्रिया है। भूता संज्ञा शब्द है और जुतियाना नाम धातु क्रिया है, ठीक है। इसके बाद कुछ विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाना। विशेषण शब्द आपका क्या है, मोटा, और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, मुटियाना। तोतला आपका विशेषण शब्द है और तुतलाना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। गर्म विशेषण शब्द है और गरबाना नाम धातु क्रिया है। इसके बाद है सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनाना। तो सर्वनाम शब्द क्या है आपका, अपना, और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, अपनाना। ऐसे ही सर्वनाम शब्द मैं है, तो नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, निन्याना। कहते हैं ना अपने आप में ही निन्याते रहते हो, तो निन्याना मतलब क्या होता है, मैं, अपने आप के अंदर बहुत मैं है, अपने बारे में ही बातें करना, उसे कहते हैं निन्याना। इसके बाद चौथा है आपका प्रेरणात्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बेटी से खाना बनवाती है, तो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाना, वो प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। प्रेरणात्मक क्रिया के दो रूप हैं। सबसे पहला, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, जब कर्ता स्वयं ही कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है, ठीक है, तो पहले खुद काम कर रही है, उसके बाद बच्चों को प्रेरणा देनी है इस काम को करने में। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, ठीक है, तो स्वयं से प्रेरित होकर आप दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वो आपका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। इसके बाद है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दादी ने माँ से भिखारी को खाना दिलवाया, तो दादी ने माँ से कह दिया कि भिखारी को खाना दे दो, ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। तो आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से काम करने के लिए कहेंगे तो क्या है, उससे क्या है, दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, आप खुद से प्रेरित नहीं है, ठीक है। माँ ने डॉक्टर से निशु को दवाई दिलवाई, माँ ने डॉक्टर से निशु को दवाई दिलवाई, तो यहाँ पर क्या है, माँ ने क्या किया, डॉक्टर से निशु को दवाई दिलवाई, तो किसी दूसरे से कोई काम करवाना वो आपका द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रियाएं बनाना, ठीक है, तो यहाँ पर मूल क्रिया क्या है, ये है, इससे प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया बनाना और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया बनाना, ठीक है। तो मूल क्रिया आपकी क्या हो गई, पीना, ठीक है, पानी पीना। अब अगर हम प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के अकॉर्डिंग इस शब्द को पढ़ेंगे तो क्या है, पिलाना, ठीक है, पानी पिलाना, यानी मैं भी पिला रही हूँ और आप भी पानी पिलाइए, ठीक है। और अगर हम द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं, करवाते हैं, इस काम को किसी से कहकर करवाएंगे तो क्या कहेंगे, पिलवाना, कहेंगे कि मोहन पानी पिलवा दो, ठीक है, तो ये क्या है, हमने किसी दूसरे को काम बता दिया, तो इसीलिए ये द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर हम खुद भी इस काम को करेंगे तो क्या होगा, पिलाना, चलो पानी पिलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही घूमना है, घूमना आपकी मूल क्रिया है, तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में इसका क्या होगा, घुमाना, ठीक है, यानी हम भी साथ में घूम रहे हैं, घुमाना। लेकिन अगर हम द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में शब्द को पढ़ेंगे तो क्या है, घुमाना, कि भाई अपने भाई को घुमा रहा हो, ठीक है, तो घुमाना, तो एंड में बाना शब्द जुड़ जाता है। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में एंड में बाना शब्द जुड़ जाएगा, तो जो भी मूल धातु होगी उसमें बाना शब्द जुड़ जाएगा, और प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में ना शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाना और लिखवाना, लगना का लगाना और लगवाना, रोना का रुलाना और रुलवाना, गिरना का गिराना और गिरवाना, देना का दिलाना और दिलवाना, देखना का दिखाना और दिखवाना, चलना का चलाना और चलवाना, पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना, खाना का खिलाना और खिलवाना, ठीक है। तो सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं सकर्मक होती है।
इसके बाद आती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में किसी मुख्य क्रिया से पहले यदि किसी दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अंशु खेलकर सो गई, ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया का प्रयोग हो गया, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। वह खिलौने देखकर खुश हो गई, ठीक है, खुश होना क्रिया है, लेकिन उससे पहले क्या क्रिया हो गई, उसको देखकर, खिलौनों को देखकर, तो देखना पहले क्रिया हो गई, ठीक है, और खुश होना दूसरी क्रिया हो गई। तो इसमें दो क्रियाएं निहित हैं, पहले देखना हो गया, देखकर खुश हो गई, और फिर इसके बाद खुश होना, ठीक है। तो मूल क्रिया से पहले कोई और क्रिया हो जाती है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसके बाद आती है कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि चल प्लस ता, तो क्या बन गया, चलता। लिख प्लस कर, लिख कर। दौड़ प्लस आ, दौड़ा। चल प्लस कर, चल कर, ठीक है। तो अंत में जिनमें प्रत्यय लग जाता है वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। वाक्य में दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, पहला मुख्य क्रियाएं और दूसरा सहायक क्रियाएं। वाक्य में जो क्रिया प्रधान होती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती है। हिंदी में इन क्रियाओं का बहुत प्रयोग होता है। इनके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है और क्रिया के अंत में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चा सो चुका है, वे बोल रहे थे, उसने कविता पढ़ी थी, वह रोता है। तो उपयुक्त वाक्यों में सो, पढ़, बोल और रोता मुख्य क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है क्योंकि इन क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं जैसे चुका है, थी, थे, है, ये सब क्या है, ये सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रिया के अर्थ या रूप को स्पष्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी कुछ मुख्य क्रियाएं और सहायक क्रियाएं थी। तो सहायक क्रियाओं से आपका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन ये सहायता के तौर पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर आपने क्रिया के बारे में पढ़ा है। तो क्रिया शब्द कौन से होते हैं, जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्रिया के भेद के रूप में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आप अभ्यास में क्रिया के भेद अच्छे से पढ़ेंगे, सकर्मक, द्विकर्मक और इनके भेद अच्छे से पढ़ेंगे और उनसे जुड़ते हुए कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्रिया शब्दों की अच्छे से पहचान हो जाएगी। तो बच्चों, ये पाठ आज हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।